इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुद्रा के परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो कैश बैलेंस अप्रोच है, नकद शेष उपागम, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों का योगदान है, उससे संबंधित जो समीकरण हैं मुद्रा और कीमत के संदर्भ में, उनका विश्लेषण करेंगे। ये चार प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिनके समीकरणों को हम लोग पढ़ते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, AC पीगू, जॉन मेनार्ड केन्स और D.H. रॉबर्ट्स। इन चारों समीकरणों के जो निष्कर्ष हैं वो एक हैं। चारों एक ही तथ्य पर बल देते हैं और वो जो एम्फेसिस या जोर है वो है कि मुद्रा का कितना हिस्सा या राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा किसी समय बिंदु पर, किसी निश्चित समय पर देश के नागरिक अपने पास नकद रूप में या लिक्विड रूप में, तरल रूप में रखना पसंद करते हैं या रखना चाहते हैं, और इसी पर मुद्रा के मूल्य निर्भर होते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कीमत स्तर है वो इसी पर निर्भर होता है और इस पर ही जोर दिया गया है, और इसको समीकरणों के रूप में इन अर्थशास्त्रियों ने व्यक्त किया है। और जब हम इन समीकरणों को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि इन समीकरणों में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो राष्ट्रीय आय को लेके है कि उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा रियल टर्म में, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, और इस रूप में हम देखने का भी प्रयास करेंगे कि जो ये नकद शेष राशियाँ अपने पास लोग किसी निश्चित समय पर रखते हैं उसमें कितना अपने पास नकद रखते हैं और कितना बैंकों में उन जमाओं के रूप में रखते हैं, जिसे हम जैसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट से कह सकते हैं, और या कोई भी इस प्रकार की जमा हो जिसको उपभोक्ता जब चाहें तब निकाल कर व्यय कर सकते हो। तो इस रूप में हम मार्शल से प्रारंभ करते हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि इसके पूर्व इसी नकद शेष उपागम पर एक वीडियो है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत नकद शेष उपागम, जिसमें इस सिद्धांत को समझाया गया है और उसमें केवल एक इक्वेशन का प्रयोग किया गया है और वो मार्शल की इक्वेशन है, मार्शल का समीकरण है। और किसी भी एक समीकरण को हम लेके सिद्धांत को समझा सकते हैं, और वहाँ उस वीडियो में इतना समय नहीं था या होता है कि हम सारे समीकरणों को एक साथ समझा सकें। इसलिए हमने एक अलग से वीडियो बनाने का निर्णय लिया और जिसमें हम इन चारों समीकरणों को समझाएंगे और आपस में परस्पर उनकी तुलना भी करेंगे। उस वीडियो का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्शल के समीकरण को वहाँ विस्तार से हमने समझाया है और इसलिए उतना समय यहाँ नहीं देंगे, लेकिन दूसरे समीकरणों को जब हम समझाएंगे तो वो सारी बातें पुनः हमारे समक्ष आ जाएंगी जो मार्शल के समीकरण में है, और हम मार्शल से उनकी तुलना भी करते चलेंगे। तो इस दृष्टि से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ मार्शल के समीकरण से, लेकिन उसको बहुत विस्तार में यहाँ नहीं बताएंगे। और वो समीकरण हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है M = KY। K स्मॉल लेटर में है और Y और M दोनों कैपिटल लेटर में है। यहाँ पर
जैसा कि विश्लेषण में हम जान चुके हैं कि ये सिद्धांत एक पॉइंट ऑफ टाइम या किसी निश्चित समय से संबंधित है और निश्चित समय में मुद्रा एक ही बार प्रयुक्त होती है विनिमय के माध्यम के रूप में, और वैसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा ही मुद्रा की पूर्ति होती है, और इसलिए यम यहाँ पर मुद्रा की मात्रा भी है और मुद्रा की पूर्ति भी है। फिशर वाले वर्जन में आपको याद है कि यम मुद्रा की मात्रा थी, और जब हम v से उसका गुणा करते थे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी से, मुद्रा के प्रचलन गति से, तब वो मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित करता था। वो विश्लेषण पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित था, ये विश्लेषण पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित है। यहाँ पर y जो है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, अर्थात एक समय अवधि में, और सामान्यतः जैसा कि हम जानते हैं एक वर्ष में, वो कुल अर्थव्यवस्था के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। ये वास्तविक राष्ट्रीय आय है। मार्शल ने यह स्पष्टता व्यक्त नहीं किया था कि हम इसको किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि असंख्य वस्तुओं और सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय को हम अगर देखें तो रियल टर्म में रखते हैं, और उनके मौद्रिक मूल्य निकाल करके भी हम उसे रख सकते हैं, लेकिन उनकी एम्फेसिस थी कि हमें वास्तविक मूल्य देखना है, मौद्रिक नहीं, और इस नाते उन्होंने राष्ट्रीय आय को उसके वास्तविक रूप में रखने का प्रयास किया। ऐसा करने से हमारे विश्लेषण में कोई अंतर नहीं आएगा। थोड़ी सी स्पष्टता लाने के लिए और अगले समीकरणों में इसमें कुछ संशोधन हुए। के जो है वो एक अंश है, भिन्न है किसका, कुल राष्ट्रीय आय का, तो जाहिर है कि इसका मान 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का किसी समय विशेष पर हम अपने पास 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा अपने पास रखते हैं, तो वो जो हिस्सा है 1/10 या 10% या 5%, उसे हम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो और इस समीकरण के रूप में ये P जो है ये वैल्यू ऑफ मनी है, मुद्रा का मूल्य है, न कि मूल्य स्तर, क्योंकि सामान्य तौर पर हम P को प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं या किसी इंडिविजुअल वस्तु की इकाई के मूल्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन इस समीकरण में P जो है ये वैल्यू ऑफ मनी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी नहीं है या जनरल प्राइस लेवल भी नहीं है। तो ये हमें ध्यान रहे, और यहीं विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो ये मुद्रा का मूल्य है, मूल्य स्तर नहीं है। और इस आधार पर ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि यदि के स्थिर हो जाए, अगर के में कोई परिवर्तन न हो, और ये अर्थशास्त्री मानते थे कि अल्पकालीन स्थितियों में या किसी निश्चित समय पर सामान्यतया के स्थिर रहता है, और कब बदलता है किसी निश्चित समय पर, वो पिछले वीडियो में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, और वो बदल सकता है। लेकिन अगर नहीं बदलता है तब उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर के स्थिर हो तो एम और पी में आनुपातिक संबंध होगा और विपरीत संबंध होगा, विपरीत आनुपातिक होगा। अर्थात अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य गिरेगा, और जिस अनुपात में बढ़ती हैं उसके उल्टे अनुपात में गिरेगा, मुद्रा की मात्रा दुगनी होगी तो मूल्य स्तर आधा होगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, और इसी के विपरीत स्थिति होगी। तो अब हम आते हैं पीगू के समीकरण पर। आपको ध्यान दिला दें, देखिए पीगू के समीकरण में यम वही है, के वही है, केवल एक टर्म बदला है आर, और आर लिखने का मतलब है रियल नेशनल इनकम, और मार्शल में भी वो रियल नेशनल इनकम है, उसको वाई से प्रदर्शित किया गया। तो आर जो है, पीगू ने एक संशोधन किया कि मार्शल के विश्लेषण में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आय को हम विविध वस्तुओं के रूप में दिखाएंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे, और वो एक तरह से आप कह सकते हैं तकनीकी त्रुटि सी लगती है। बात तो सही कह रहे हैं कि वो रियल नेशनल इनकम है, लेकिन रियल नेशनल इनकम को कैसे प्रदर्शित करेंगे, सारी वस्तुओं के योग को कैसे दिखाएंगे? दो ही तरीका हो सकता है, या तो उसे आप मुद्रा के रूप में दिखा दें और या तो किसी एक वस्तु के रूप में दिखा दें।
तो क्योंकि उनका जोर रियल पर था, अर्थात वो वस्तुओं के रूप में राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि वस्तुओं के रूप में जो राष्ट्रीय आय होगी वास्तव में वास्तविक राष्ट्रीय आय वही होती है। और इस रूप में पीकू ने एक संशोधन किया कि पूरी राष्ट्रीय आय को हम किसी एक वस्तु के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, और उस वस्तु को पीकू ने कहा कि गेहूं के रूप में हम पूरी राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये मार्शल की जो त्रुटि थी वो यहाँ समाप्त हो गई, और वो एक वस्तु के रूप में राष्ट्रीय आय हमारे समक्ष आई, और वो है आर। और इसलिए हम कहते हैं कि आर इज रियल नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ ए स्पेसिफिक कमोडिटी सच एज व्हीट। तो ये गेहूं के रूप में है, और के वही है और यम वही है, इस नाते यहीं से उसका हम संदर्भ ले सकते हैं। और इस समीकरण में भी देखिए वही उसी तरह का रिस्पांस है कि P इज इक्वल टू के आर अपान एम, केवल y की जगह पर r हो गया है, और समीकरण ज्यों का त्यों है। और निष्कर्ष भी ज्यों के त्यों है कि अगर k में परिवर्तन न हो, अगर ये स्थिर रहे, तो P और M में सीधा संबंध विपरीत और आनुपातिक संबंध होगा। अब पीकू ने आगे चल के ये एक चीज़ और जोड़ी कि राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा हम किसी समय विशेष पर अपने पास नकद रूप में रखते हैं, वो वास्तव में दो तरह से रखा जाता है। एक तो हम अपने पास रखते हैं, और एक हिस्सा हम बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में रखते हैं, या ऐसे डिपॉजिट्स के रूप में रखते हैं जिसको हम जब चाहें तब निकाल कर यूज कर सकते हैं। और वैसी स्थिति में जब हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे को हम निकाल पाएंगे कब, कितना। तो कहा जाता है कि बैंक जो है कि जो उसके पास जमा होती हैं उसका एक हिस्सा बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखने के लिए नकद रूप में रखा जाता है। बैंक अपने पास रखता है, उसे आप निकाल नहीं सकते। और ये समष्टि स्तर पर होगा, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर तो ये हमें अधिकार है कि हमारा जितना भी पैसा बैंक में जमा है जब चाहे तब हम पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति एक साथ निकालने पहुंचते नहीं। इसलिए 1%, एक निश्चित प्रतिशत, जैसे हमने कहा 10%, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, अर्थात जितना बैंक में जमा होता है उसका एक हिस्सा बैंक अपने पास सदैव नकद रूप में रखता है, ताकि वो बैंकिंग प्रणाली पर वो लोगों का विश्वास बना रहे, बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखा जा सके। और इस दृष्टि से वो पैसा जितना बैंक अपने पास नकद रूप में रख लेता है वो आप निकाल नहीं सकते, और वो नकद शेष के रूप में माना जा सकता है। तो इस तरह से विश्लेषण के तौर पर कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस किसी समय विशेष पर कितना पैसा हम लोग अपने पास होल्ड करके रखते हैं, उसको उन्होंने दिखा दिया कि अपने पास रख सकते हैं, बैंकों के पास रखते हैं, बैंकों के पास रखते हैं तो बैंक उसका एक हिस्सा अपने पास नकद रूप में रख लेता है। और इस प्रकार से केवल ये विश्लेषण थोड़ा बढ़ा दिया गया कि बैंकों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। और जब ऐसा किया गया तो इक्वेशन में थोड़ा सा अब संशोधन हो गया, उसको दो भागों में बांट दिया उन्होंने। के को नकद शेष जो राशि रखी जाती है वो दो हिस्सों में बंट गई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर के एक फ्रैक्शन है या अनुपात के रूप में है कुल राष्ट्रीय आय के, जैसे वहाँ था, और इस अनुपात का कुछ हिस्सा अपने पास लोग रखेंगे और कुछ हिस्सा बैंकों में रखेंगे, और सबको सम्मिलित करके राष्ट्रीय आय के अंश के रूप में जब हम उस नकदी की राशि को देखेंगे तो वो हिस्से को पीकू ने दिखाने का प्रयास किया, और वो इस दूसरे समीकरण में आया। यहाँ पर के आर वही है, एम वही है, और इस के दो हिस्से उन्होंने किया, एक हिस्सा किया सी और दूसरा किया 1 - सी। मतलब जितनी नकद राशि का जो अनुपात है उस अनुपात का एक अंश व्यक्ति अपने पास रखेंगे और एक अंश बैंकों में रखेंगे। और मान लीजिए जैसे हम कहें 75% अपने पास रखते हैं तो 3/4 उसका अपने पास रखेंगे, 1/4 बैंकों में रखेंगे। तो ये जो सी है वो कुल नकद शेष का वो अंश है जो लोग अपने पास रखेंगे कैश। और अगर ये मान लो मैं 3/4 है तो, और जो बैंकों में रखेंगे वो 1/4 है।
अब जितना 1/4 रखेंगे राष्ट्रीय आय उसका एक अंश, जैसे मैंने कहा कि 10% बैंक अपने पास नकद रूप में रखेगा, तो उस 1/4 का 1/10 और हिस्सा जो है वो निकाला जाएगा जो कैश बैंक अपने पास रखेंगे। और उस सारी प्रक्रिया को या सारे उस अंकों को या समीकरण के रूप में जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये के 2 हिस्से किए गए, एक सी और जो बच गया वो 1 - सी, क्योंकि अंश में है तो 1 में से घटाएंगे, जैसे 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4 बचेगा, तो ये आया 3/4, तो ये आएगा 1/4। अब इस 1/4 वाले हिस्से का 1/10 बैंक मान लीजिए अपने पास नकद रखता है, तो ये जो h की राशि होगी वो 1/10 होगी। अब 3/4 और 1/4 का 1/10 और दोनों को जोड़ेंगे और जितना आएगा उसको तब r से गुणा करेंगे, और तब ये इसका मतलब के गुणे इतना आएगा और तब r से गुणा होगा। तो अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण में कुल नकद शेष की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक व्यक्ति अपने पास रखते हैं और एक बैंकों में रखते हैं, और इससे हमारे विश्लेषण में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि नकद राशि कहाँ कैसे रखी जाती है, कितनी रखी जाती है। तो ये हमने लिख दिया, ये सी जो है फ्रैक्शन ऑफ मनी विच इज हेल्ड इन कैश, जो व्यक्ति अपने पास नकद रूप में रखते हैं वो है सी, और ये फ्रैक्शन है कुल कैश राशि का। तो ये इसका मान जो है 1 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, सबके जहाँ कहें, और उसको 1 में से जब घटाएंगे तो जो बचेगा उसको कहेंगे 1 - सी, और ये राशि रखी जाएगी बैंकों में। फ्रैक्शन ऑफ मनी विच इज केप्ट इन बैंक एज डिमांड डिपॉजिट्स, इस रूप में जो बैंकों में राशि रखी जाएगी वो हिस्सा है 1 - सी, अपने पास जो रखा जाएगा वो है सी, और नकद शेष अनुपात जो है बैंकों का वो है अगर 1/10 तो उसको h लिखा गया, वो है h, तो ये होगा c प्लस h 1 - सी, और h लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ बैंक्स डिपॉजिट्स विच इज केप्ट इन कैश, बैंक में जमाओं का वो हिस्सा जो बैंक अपने पास नकद रूप में रखते हैं और जिसको हम टेक्निकली कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, नकद कोष अनुपात के रूप में। और इस प्रकार इसी समीकरण को ऐसे संशोधित किया गया, और इसमें अगर के कांस्टेंट रहे तो रिजल्ट वही है, केवल ये हुआ कि के को 2 हिस्सों में विभाजित करके यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया, और हमने सरलता के लिए उसको गणितीय रूप में रख के यहाँ दिखाया ताकि आप समझ जाओ कि अगर 10% है अर्थात राष्ट्रीय आय का 10वां हिस्सा लोग अपने पास नकद रखते हैं, और इस 10वें हिस्से में से 3/4 हिस्सा जो है अपने पास रखते हैं और 1/4 हिस्सा बैंकों में रखते हैं, और बैंकों में जो रखा जाएगा उसका 1/10 भाग बैंक अपने पास नकद शेष अनुपात के रूप में रखते हैं। तो ये देखिए सी का मान है 3/4, एच का मान है 1/10, 1 - सी का मान है 1/4, और जब इनको आप जोड़ेंगे तो 31/40 आएगा, और परसेंटेज में लेंगे तो 75.25% आएगा। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय का ये जो कुल आपका वो है कैश रिजर्व, ये जो के है उसका इतना हिस्सा जो है अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास नकद शेष के रूप में लोग अपने पास रखेंगे। यहाँ पर जब तक हम इसको सम्मिलित नहीं किए थे तो ये के समग्र राशि को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ये इसमें इस राशि को थोड़ा घटा दिया क्योंकि बैंक कुछ हिस्सा अपने पास नकद रूप में रखेंगे, शेष जो है वो बाहर उधार देने के रूप में वो प्रयोग कर लेंगे। तो इस रूप में ये पीबू की इक्वेशन थी। अब हम आते हैं तीसरी इक्वेशन पर जो जॉन मेनार्ड केन्स की है। अब केन्स महोदय पीबू से डिफर करते हैं। आपको ध्यान दिला दें और आप कई बार जान भी चुके हैं कि ये सारे चारों अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हैं, और जिसको हम लोग और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का बहुत विस्तार से आप कहिए डेवलपमेंट हुआ। और एक ऐसा होता है कि किसी विभाग में जिस विषय पर कार्य होते हैं तो अधिकांश लोग ऊपर वाले गुरुओं के संरक्षण में उसी विषयों पर काम करते हैं और एक
स्पेशलाइज्ड टीम वहाँ तैयार हो जाती है। और इसी तरह की एक टीम को हम लोग कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। तो सीनियरिटी के क्रम में अगर हम देखें तो ये विश्लेषण ऐसे ही है। मार्शल हैं और उनसे थोड़ा बढ़ता क्रम में नीचे AC पीगू हैं, फिर हैं जॉन मेनार्ड केन्स हैं और रॉबर्टसन हैं, और ये लोग एक ही विभाग में हैं। और जो वैचारिक थोड़ा भिन्नताएं हैं वो इनके समीकरणों में स्पष्ट होती हैं। जैसे आपने देखा कि मार्शल में थोड़ा सुधार उन्होंने किया कि जो एक तरह से अस्पष्टता थी राष्ट्रीय आय के कि किस रूप में व्यक्त किया जाए, तो पीगू ने उसको वस्तु की किसी एक वस्तु की इकाई के रूप में व्यक्त कर दिया। केन्स को लगा कि किसी एक वस्तु के रूप में गेहूं के रूप में प्रदर्शित करना ठीक नहीं है, कम से कम कुछ और वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं का एक बास्केट समूह तैयार करके हम कह सकते हैं कि इतनी वस्तुओं के रूप में हम राष्ट्रीय आय को व्यक्त करें। तो इसी कंसेप्ट को डेवलप किया भी केन्स ने, और केन्स ने कहा कि हम इसको उपभोग की इकाइयों के रूप में राष्ट्रीय आय को व्यक्त करेंगे। और उपभोग की इकाइयों के रूप में सीधा स्पष्ट तो बहुत रूप में संभव नहीं है, और वस्तुओं के रूप में किसी भी राष्ट्रीय आय को जोड़ करके भौतिक इकाइयों के रूप में बता पाना भी कठिन है। लेकिन उस दृष्टि से उन्होंने भी एक प्रयास किया कि ये उपभोग की इकाइयाँ हैं जो सामान्यतः लोग उपभोग करते हैं, और इसमें वस्तुओं का एक समूह सम्मिलित हो सकता है और उस रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है, और उसी रूप में उनके मूल्य भी बताए जा सकते हैं। मूल्य का मतलब प्राइस, कि ये वस्तुओं का समूह और इनका ये मूल्य है, कीमत है। और एक और अंतर आया कि यहाँ पर कहीं भी किसी वस्तु के प्राइस की चर्चा नहीं हुई, वैल्यू ऑफ मनी की चर्चा हुई, मुद्रा के मूल्य की चर्चा हुई, और मुद्रा का मूल्य वस्तुओं के रूप में दिखा जाएगा। केन्स ने कीमत का प्रयोग करके उस वास्तविक राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय में परिवर्तित करने का प्रयास किया। वो रियल मनी, रियल इनकम ही है, और वो मुद्रा के रूप में ही व्यक्त की जाएगी। और जरा भी आप ध्यान रखें तो हम लोग कहते हैं कि अगर वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन भी हुआ किसी समय अवधि में, तो उस परिवर्तन को हम उसमें से निकाल देते हैं और एक कांस्टेंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं, और वस्तुओं के मूल्य जो हैं उनको स्थिर मान लिया जाता है या कर दिया जाता है। डिफ्लेटर होता है इस तरह का मूल्यों का, जब राष्ट्रीय आय जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ देख लेते हैं। तो वैसे स्थिति में राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जाएगा, लेकिन समस्त कीमतों को कांस्टेंट मान करके स्थिर कीमत पर, और जब स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी तो ये मुद्रा के रूप में होगी, और इसको हम वास्तविक राष्ट्रीय आय कह सकते हैं, कहेंगे। तो केन्स ने यहाँ पर मूल्य स्तर का उपयोग किया, और जो उपभोग की इकाई है उसकी प्राइस क्या है, और उस प्राइस से गुणा करके राष्ट्रीय आय को मौद्रिक रूप में प्रदर्शित किया। होगी मुद्रा के रूप में, लेकिन वो रहेगी वास्तविक राष्ट्रीय आय। और ये डिफरेंस हुआ पीगू और केन्स के मध्य। और केन्स ने जो उदाहरण दिया वो देखिए, ये हुआ एन, इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पढ़ते हैं हम इसको एन की तरह लिख रहे हैं इसको, तो हम एन इसको पढ़ रहे हैं, एन लिख भी रहे हैं, और पी इंटू के तीनों स्मॉल लेटर्स में यूज हुए हैं। ये एन जो है यहाँ, ये क्वांटिटी ऑफ मनी है, वही है जो यहाँ पर एम है। तो ये मुद्रा की मात्रा है, टोटल मनी इन सर्कुलेशन, जो व्यवहार में मुद्रा किसी निश्चित समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में है, ये मुद्रा की मात्रा है, कुल मात्रा है। के जो है वो उपभोग वस्तुओं की कुल इकाइयां हैं जिन्हें हम नकद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भौतिक इकाइयों को हम किसी निश्चित समय अवधि पर
अपने पास कैश रूप में रखना चाहते हैं, अर्थात उनका जो मूल्य होगा, उसके कीमत होगी, उसके बराबर मुद्रा जो हम अपने पास रखना चाहते हैं वो। और लेकिन उनको दिखाया उन्होंने मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि भौतिक इकाइयों के रूप में। और फिर क्या किया, इन भौतिक इकाइयों को पी से गुणा कर दिया। और पी क्या है, इन उपभोग इकाइयों की औसत कीमत है या कीमत है। तो जब हम कीमत से उन इकाइयों को गुणा कर देंगे तो वो उनका मूल्य जो है मौद्रिक रूप में हमारे समक्ष आ जाएगा, और हम ये कहेंगे कि इतनी मुद्रा हम नकद रूप में रखना चाहते हैं। या आप ऐसे कह लो कि व्यक्ति ये अनुमान लगा लेता है कि हमें किसी समय बिंदु पर कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, और उतनी वस्तुएं जितने मुद्रा से हमें प्राप्त हो सकती हैं उनकी दी हुई कीमतों पर उतनी मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए नकद रूप में, और उतनी मुद्रा वो नकद रूप में अपने पास रखता है। तो एम्फेसिस है वस्तु के रूप में, उपभोग की इकाइयों के रूप में, और उसको जो बताया जा रहा है वो मौद्रिक रूप में, क्योंकि मुद्रा तो नकद रूप में ही रखी जाएगी। तो इस प्रकार से केन्स वाले विश्लेषण में ये जो पी है, ध्यान रखिएगा, ये पी जो है उन्होंने डिफर तो कर दिया, ये कैपिटल पी और स्मॉल पी है। ये पी जो है ये उपभोग इकाइयों की कीमत है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। और इसको हमने उपभोग इकाइयों की मात्रा को जो लोग अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं उसकी मात्रा बताया है, और जब उससे पी से गुणा कर दिया उन उपभोग इकाइयों के कीमत से, तो पता चल गया इतनी नकद मुद्रा चाहिए इतनी उपभोग इकाइयों को किसी समय बिंदु पर उपभोग करने के लिए। और इसको उन्होंने कहा ये नकद शेष है। तो और ये दोनों बराबर होने चाहिए, मुद्रा की मात्रा इसके बराबर जब होगी तब संतुलन की स्थिति होगी। और इस स्थिति में जो समीकरण से निकलेगा वो होगा P बराबर N/K। ए के इधर लाया गया तो हो गया N/K। N मुद्रा की मात्रा है और K जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स हेल्ड इन कैश है। वो भोग की मात्रा है, इकाइयों की मात्रा है जिसको हमको प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए जितने मुद्रा की हमको आवश्यकता है वो मुद्रा हमको उतनी कैश रखनी है। तो ये उपभोग इकाइयों की वो मात्रा है जो हम नकद रूप में अपने पास रखते हैं, ये वस्तुओं के रूप में है और ये इनका कीमत है। और यहाँ पर भी उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि अगर K कांस्टेंट हो तो N और P में सीधा और आनुपातिक संबंध हो जाएगा, जो निष्कर्ष निकला था फिशर वाले में। तो ये फिशर की तरह ही इन्होंने मूल्य स्तर का उपयोग करके उपभोग इकाइयों के मूल्य स्तर को P के रूप में प्रदर्शित करके ये संबंध कीमत स्तर और नकद शेष के रूप में कर दिया कि अगर नकद शेष की मांग जो है वो स्थिर हो तो N और P में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध अनुपातिक होगा। और इस प्रकार से परिमाण सिद्धांत के मुद्रा को केन्स ने अपने इस समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया। और यहाँ वैल्यू ऑफ मनी के स्थान पर उन्होंने मूल्य स्तर या उपभोग इकाइयों के कीमत को वो सम्मिलित करने का प्रयास किया। आगे चल के फिर उन्होंने पीगू की ही तरह इन उपभोग इकाइयों को फिर दो भागों में बांट दिया कि जितनी मुद्रा हम अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं जितनी इकाइयाँ, और जितना इकाइयाँ हम बैंकों में रखना चाहते हैं। और उनकी जो नकद रूप में बात कही जा रही, मतलब जितनी इकाइयों को हमको रखना है उनका जो मौद्रिक मूल्य है उतना हम बैंकों में नकद रखेंगे, उतना अपने पास रखेंगे। और फिर इसी को थोड़ा विस्तारित करके समीकरण को N बराबर और P किया और K के स्थान पर K को दो भागों में बांट दिया। उपभोग इकाइयों का वो हिस्सा, वो भाग, मतलब वो मात्रा, भाग नहीं है, ये कुल इकाइयों का योग है। और यहाँ पर K जो है वो अंश है, यहाँ पर जो उपभोग इकाइयों की मात्रा है ये भी ध्यान में लिखा हुआ है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन यूनिट। तो टोटल कंजम्पशन ऑफ यूनिट जितनी है उसको दो भागों में बांट दिया। एक जो अपने पास नकद रूप में रखेंगे भौतिक इकाइयों के रूप में ये मात्रा है K, और R K डैश जो है वो राशि जो बैंकों में रखी जाएगी,
और बैंकों में जो राशि रखी जाएगी उसका एक हिस्सा वो नकद शेष के रूप में रखेंगे और वो नकद शेष अनुपात को आर के रूप में दिखाया। जैसे हम कहें कैश रिजर्व रेशियो, तो उसका आर ले लिया, तो ये है आर। तो ये जैसे 1/10 होगा, लेकिन कुल जो उपभोग इकाइयों की मात्रा होगी ये भौतिक इकाइयों के रूप में होगी। जैसे हम कहें कि अगर 1000 यूनिट्स हों और उसमें से वो 800 यूनिट्स यहाँ रखें और 200 यूनिट्स बैंक में रखें, तो इसको ये 800 होगा, ये 200 होगा। यहाँ पर ये हिस्सा अनुपात के रूप में था 3/4 1/4, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये आर जो है कैश रिजर्व रेशियो है और के डैश जो है कंजम्पशन यूनिट्स हेल्ड इन बैंक्स है और के जो हम पहले बता चुके हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स हेल्ड इन कैश विद पब्लिक, ये इस रूप में। और अब एक और इक्वेशन जो है डी.एच. रॉबर्टसन की। रॉबर्टसन ने इस इक्वेशन को कही वही बात जो मार्शल ने कही, जो पीगू ने कही, लेकिन जो केन्स ने कही। लेकिन केन्स ने और पीगू ने और मार्शल ने जिन वस्तुओं को वहाँ पर रखा वो उपभोग इकाइयों के रूप में या गेहूं के रूप में या समस्त वस्तुओं के वास्तविक रूप में, फिशर इन्होंने रॉबर्टसन ने इस इक्वेशन को राष्ट्रीय आय को उस रूप में मौद्रिक रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया ताकि वो इनकी इक्वेशन को फिशर से कंपेयर किया जा सके। फिशर की इक्वेशन में हमने देखा है टी यूज हुआ है और उस टी का मतलब कुल उत्पादन की मात्रा वहाँ भी है। टेक्निकल तौर पर तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है और क्योंकि हर यूनिट को एक ट्रांजैक्शंस माना जाता है, इस नाते जितनी उत्पादन की इकाइयाँ होगी, एक इकाई को अगर हर बार हम एक ट्रांजैक्शन मांगने तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वही होगा जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगी और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगी वही राष्ट्रीय आय होगी वास्तविक रूप में। तो टी जो है वहाँ वास्तव में वास्तविक राष्ट्रीय आय ही है, किसी समय अवधि में कुल उत्पादन की मात्रा ही है। और अगर उसको हम औसत कीमत से गुणा कर दें, क्योंकि ये वस्तुएं अलग अलग होंगी जो टी में हैं और उनकी कीमतें अलग अलग होंगी। और आपको याद है कि हमने जब हम आपको एक वीडियो पीछे है वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, वहाँ पर बहुत स्पष्टतः समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से, और जहाँ पर फिशर का वर्जन हमने पढ़ा है वहाँ पर भी स्पष्टतः समझाया गया है कि किस प्रकार से ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है उसको जब हम P से गुणा करेंगे तो P इंटू टी जो मिलता है वो कुल राष्ट्रीय आय का मौद्रिक मूल्य है। तो यहाँ पर वो वास्तविक रूप में है, यहाँ पर वास्तविक रूप में है। केन्स ने उसको मौद्रिक रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया उपभोग इकाइयों के रूप में, लेकिन रॉबर्टसन ने उसको एकदम कंपेरेबल बना दिया है फिशर के समीकरण के अनुरूप। और इस रूप में जो रॉबर्टसन की इक्वेशन है उसमें पी जो प्रयोग हुआ है वो औसत मूल्य स्तर है और जो टी प्रयोग हुआ है वो कुल वास्तव में वास्तविक राष्ट्रीय आय है। और एक तरह से कहा जा सकता है जानबूझ के टी टर्म प्रयोग हुआ ताकि इसको हम कंपेयर कर दें फिशर के इक्वेशन से, जहाँ वहाँ वह भी कुल राष्ट्रीय उत्पादन को ही प्रदर्शित करता है टी। और एम वैसे ही है मुद्रा की मात्रा, और जो सूत्र है उनका रॉबर्टसन का ये देखें M = K P T। के वही है जो इन इक्वेशंस में सर्वत्र है, इनको छोड़ के। केन्स में के जो है वो उपभोग इकाइयों की कुल मात्रा है और पीगू और मार्शल में जो के है वो राष्ट्रीय आय का एक अंश है, निश्चित अंश। और जब उस निश्चित अंश से राष्ट्रीय आय का गुणा कर देते हैं तब जो आता है तो वो ये के है, अर्थात वस्तुओं के रूप में कितनी मात्रा वो अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं वो है के यहाँ। लेकिन यहाँ वो राष्ट्रीय आय का एक अंश है और यहाँ पर भी ये राष्ट्रीय आय का एक अंश है। पी जो सामान्य मूल्य स्तर है,
टी एक समय अवधि में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है, और पी जो है वो सामान्य कीमत स्तर है। और जब हम उत्पादन की मात्रा को मूल्य स्तर से गुणा करेंगे तो ये मौद्रिक राष्ट्रीय आय हो जाएगी, और या हम कहें वास्तविक राष्ट्रीय आय का मौद्रिक मूल्य हो जाएगा, और के उसका वो अंश है जो लोग अपने पास नकद रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र के आधार पर हम लिख सकते हैं P बराबर M/KT, और जब ऐसा करेंगे तो ये P जो है ये मूल्य स्तर को प्रदर्शित करेगा, और ऐसी स्थिति में अगर K स्थिर रहे तो सीधा है M और P में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होगा। और ये वही निष्कर्ष है जो निष्कर्ष फिशर के इक्वेशन में निकलता है। ये लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम टी है, P इज प्राइस लेवल है, एवरेज प्राइस है, और पार्ट ऑफ टी विच पीपुल वांट टू कीप एज कैश, इस टी का वो भाग है जो व्यक्ति अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं, और एम जो है क्वांटिटी ऑफ मनी है। और अगर हम इसको मार्शल और पीगू से कंपैरिजन करना चाहें और इसको वैल्यू ऑफ मनी के रूप में प्रयोग करें तो ये पलट जाएगा, और ये के ऊपर हो जाएगा और ये नीचे एम आ जाएगा, तब ये वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगा जो ये वाला पी है। और तब हम कह सकते हैं कि के अगर निश्चित रहे तो मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक और विपरीत संबंध होंगे, जो रिजल्ट यहाँ आते हैं। तो इस रूप में ये समीकरण का अपने रूप में इसलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि हम इसको फिशर से कंपेयर कर सकते हैं, और वो कंपैरिजन हम अगले आने वाले वीडियो में फिर देखेंगे। तो आज मेरा जो मंतव्य था वो ये कि हम अलग से इन चारों समीकरणों को पढ़ लें और इनके मध्य जो अंतर है या जो तथ्यों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, और उन तमाम को कंसेप्ट्स को या तमाम चीज़ों को अलग सम्मिलित करके और विभिन्न पहलुओं के को समझाने का प्रयास किया गया है, वो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ें। हम फिर अगले वीडियो में जब आते हैं तो फिशर और कैम्ब्रिज इक्वेशंस की तुलना करते हैं, ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि दोनों में सुपेरियरिटी कहाँ है, ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि जो कंसेप्चुअल डिफरेंसेज हैं उनको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और समस्त शुभकामनाओं के साथ, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।